कर देना पूरा। इधर से तालियां ज्यादा आएंगी। एक बार मैं चाहूंगा सबके लिए एक जोरदार तालियां अखिलेश कुमार के लिए। एक भाषण छोटा सा भाषण अखिलेश कुमार। सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष ऐतिहासिक पर्व अपने अनुभव को व्यक्त करने का अवसर मिलना मेरे लिए अत्यंत गौरव सम्मान का विषय है। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे कहते हैं तूफान। और ये जो दीवार का सुराख है साहब, ये जो दीवार का सुराख है चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय निर्णय मंडल के सदस्य, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं अखिलेश देशमुख देश प्रेम एवं राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी से साझा करना चाहता हूँ। आजादी का सदा मतलब कोई समझ सकता है जिसने कभी गुलामी किया हो। हम तो सौभाग्यशाली है, स्वतंत्र भारत में जन्म ली है। यूं तो आजादी का लव 1847 में चल गई थी, जो वरदान बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन मध्यकालीन वर्तमान भारत के उदाहरण होती है। यह स्पष्ट करना चाहूंगा, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो उनके रंग दे बसंती के चोले के एक आवाज पर टोले कटोले उड़ाते थे और उनके वंदे मातरम से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 65 और 71 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हलों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा ही रिपोर्ट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे खत लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े हिसाब से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच नीचे ना हट जाना, चाहे इंच निकट जाना, चाहे इंच निकट जाना। इस तरह का परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को नहीं कहता, आज देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी से करे ना, वही सबसे बड़ा देशभक्ति है। मैं नहीं मानता फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानता फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहोगे साल में 2 बार 26 जनवरी 15 अगस्त साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है। यदि आप कहोगे साल में 2 बार 26 जनवरी 15 अगस्त साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेने से देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा, फुटपाथ में रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहोगे? वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की भूख की शक्ति होती है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना दीवालों को जानते हैं, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना दीवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव हमारी सच्ची देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाली तूफान हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना तो रह जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी है, कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब पहुंच होती है जब एक बेटा अपने
बूढ़े माँ बाप को विधाता की चौकट पर छोड़ता है। करा उठती हो दे भक्ति, जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में लग रहे थे। आज के इस दौर में वही हुआ जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपनी समाज, अपनी राष्ट्र की आशाओं की रखने की, आज वही हुआ 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों की फसल मात्र से अपनी भावनाओं की मूर्ति भेज रहा है। 4 बोतल रोज का काम मेरा रोज का, अरे भारत का भविष्य तबाह करके रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पर सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को नंबरों से तोड़ा जाता है और सम्मान पैसा देकर दिया जाता है। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे नंबर पर आते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देने की नौबत इस सोसाइटी में क्यों आई? ये सवाल नहीं पूछेंगे आप अपने आप से। हमारे पेरेंट्स कट उठाते हैं तो बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। हम ना के समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 लोग, भूखे नंगे तड़पते तो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं। और अगर दान देने की इच्छुक है ना तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हो जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस मुझे इतनी सी बात का गुरूर है कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। परंतु एक बिचारी बीमारी मुझे मेरे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती अब इंसान पैदा नहीं होता। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की, ना सिख और ईसाई की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए। जरा सोच कर देखिए ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। परंतु एक ऐसी बीमारी मुझे मेरे समाज में नजर आती है, बड़े आश्चर्य की बात है। जिस देश ने पूरी दुनिया को नालंदा बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 विश्वविद्यालय में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं पाता। जहाँ IIT IIM खानदान है, वहीं दूसरी तरफ इस देश के गरीबों को बेरोजगारी के जमान में खड़ा कर उनके हाथ में स्वच्छ शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं कि यह सच्ची बीमारी का केवल एक कारण है, वो कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों की बनती है। पहले वो जो विद्वान है, दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह कई तरह गजब की बीमारियां हैं और जो बीमारियों की जड़ है ना वो है हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता को लेकर मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़कर भगवान को इज्जत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपनी धर्म अपनी जात को ऊंचा मारकर दूसरे जात दूसरे धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा ना ही हमारा राष्ट्रीय खत्म होगा। हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को दुनिया ने सीख नवाया तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया। और मेरे विचार में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता को लेकर मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़कर भगवान को इज्जत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपनी धर्म अपनी जात को ऊंचा मारकर दूसरे जात दूसरे धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा ना ही हमारा राष्ट्रीय मार्ग संभव होगा। हमारी सभ्यता तो दुनिया ने सीख नवाया है क्योंकि वो आस्था के नाम पर ही अंधविश्वास फैलाया है। और मेरे विचार में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता को लेकर मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़कर भगवान को इज्जत लगाता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा ना ही हमारा राष्ट्रीय मार्ग संभव होगा। और मेरे विचार में जब तक यहाँ पर महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी, हमारा राष्ट्रीय मार्ग खत्म होगा। जब हम इस देश की महिलाओं की पूजा नहीं इज्जत करेंगे और हमारा राष्ट्रीय मार्ग खत्म होगा, जब हम जात के दर से नहीं समाज से पर बात करेंगे और हमारा राष्ट्रीय मार्ग खत्म होगा, जब स्वच्छ अभियान में केवल सरकार नहीं सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बताएगा, स्वच्छ भारत को दिल से बनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्रीय मार्ग खत्म होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के नहीं ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर अपना कदम रखेगा। असल मायने में हमारा राष्ट्रीय मार्ग खत्म होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के नहीं ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर अपना कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्रीय मार्ग तब तक खत्म नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चरित्र रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दयाला, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, कोचिंग मालूमियों के आंकड़ों से
चिन्ह चिन्ह पे बंद भैया अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्रीय राष्ट्र नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि हमें ठोकर उखाड़ते नहीं, पत्थरों से लगा करते हैं। आज पिंगन इंडियन, आज पिंगन स्टूडेंट, आज पिंगन सिंबल डॉट मदद, आज ये प्राउड पिंगन, और मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ दिन रात हमारा रक्षा के लिए खड़े उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और इस देश के हर एक व्यक्ति को जो अपना काम ईमानदारी से करती हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव हो सकता है। और आज इस मंच पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत का बेटा ये कहता हूँ कि हमारा राष्ट्रीय तब तक होगा जब हम सभी, मैं आप हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान है, होगा बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद बोलेगा, पाकिस्तानी क्यों पूरा जहां जय हिंद बोलेगा, पूरा जहां जय हिंद बोलेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद।